हेलो बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम सेक्शन सी में कीटों के सामाजिक संगठन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने टर्माइट्स या सफ़ेद चींटी के सामाजिक संगठन का अध्ययन किया था। आज हम हनी बी या मधुमक्खी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक संगठन का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम हनी बी का या मधुमक्खी का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जिसमें कि फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में आती है हनी बी। और ऑर्थ्रोपोडा का जो मुख्य लाक्षणिक जो लक्षण है या मुख्य कैरेक्टर जो होता है वो है, ऑर्थ्रो का अर्थ होता है जॉइंट, संगठित, पोडा यानी उपांग, अर्थात देह के साथ साथ जितने भी उपांग हैं उनमें वो संयोजित होते हैं, उनमें खंड पाए जाते हैं। और क्लास इंसेक्टा होती है, अर्थात कीट वर्ग है, जिसमें कि वे सभी ऑर्थ्रोपोडन जिनमें कि 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी गमनांग या टांगें पाई जाती हैं, पैर पाए जाते हैं, वो इंसेक्टा में आते हैं। और ऑर्डर हाइमेनॉप्टेरा, यहाँ पर ये एक ग्रीक वर्ड होता है हाइमेनॉप्टेरा, जिसमें कि हाइमन का अर्थ होता है मेम्ब्रेन या झिल्ली, और टेरा शब्द हम विंग्स के लिए या पंखों के लिए काम में लेते हैं। तो वे सभी इंसेक्ट्स जिनकी विंग्स जो होती हैं वो बिल्कुल मेम्ब्रेनस या झिल्ली के समान होती हैं और आपस में वो जुड़ी रहती हैं, और जो जंक्शन या जॉइंट होता है उसे हेम्युलाई कहते हैं। तो इस प्रकार से हाइमेनॉप्टेरा के जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उन सब की जो पंख हैं वो बिल्कुल झिल्ली समान होंगी। और फैमिली एपिडी होती है, जिसमें कि एपिस मुख्य रूप से आ रही है, जो कि सोशल या सामाजिक हानि भी है। इसके साथ साथ जो माउथ पार्ट्स हैं वो साइफनिंग या टाइप के होते हैं, आपस में वो जुड़कर एक ग्रूव या खांचनुमा ट्यूब नुमा संरचना बना लेते हैं, जो कि फलों का रस आदि सक करने में, चूसने में सहायक होती है। और जीनस है एपिस। एपीडी में दोनों ही स्टिंगलेस और स्टिंग यानी कि दंशयुक्त, डंकयुक्त और दंशहीन मधुमक्खियाँ दोनों ही पाई जाती हैं। अगर हम देखें तो एपिस या हनी बी जो है वो बहुत ही सामाजिक कीट है, और ये कॉलोनी बना के रहती है, जिसे हम छत्ता या कॉलोनी कहते हैं। और एक कॉलोनी में लगभग 50,000 या उससे अधिक इंडिविजुअल रहते हैं, कीट रहते हैं, हनी बीज रहती हैं। और इनका जो मुख्य भोजन होता है वो फूलों का रस, परागण या जो सब्जियां, फल सब्जियां हैं उनके परागकण होते हैं। तथा जो लार्वा होते हैं वो वरेशियस फीडर होते हैं, और वो हाइव में ही रहते हैं, और उनका पोषण करने के लिए वहाँ पर नर्स बीज भी रहती हैं। आगे हम लाइफ साइकिल देखेंगे कि एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और फिर अडल्ट बनते हैं। जब कॉलोनी में सर्वप्रथम अडल्ट बनते हैं तो जो जब तक वे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते, बाहर जाने के लिए नहीं तैयार हो जाते, उन्हें कॉलोनी के काम करने पड़ते हैं। और उसके पश्चात वे जब बाहर जाने के में सक्षम हो जाते हैं तब वे बाह्य कार्य करने के लिए मॉडिफाई या डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो अगर हम हनी बीज़ की जो जितनी भी सोशल हनी बीज़ हैं, सामाजिक हनी बी हैं, तो मुख्य रूप से भारतीय जो प्रजातियां हैं उनमें एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका होती हैं, जिनका आगे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एपिस डॉर्सेटा मुख्य रूप से रॉक बी कहलाती है, क्योंकि ये चट्टानों या पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर पाई जाती है, और साइज़ के आधार पर ये सबसे बड़ी बी होती है, इसे लार्जेस्ट बी भी कहते हैं। और इसके जो छत्ते होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, लगभग 1 मीटर तक बड़े होते हैं। नेक्स्ट बी जो होती है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया जो फूलों के बगीचे या फलों के बगीचे, बागान होते हैं उनके आसपास ज़्यादा रहती है, और ये साइज़ में या आकार में बहुत छोटी होती है, तो इसे लिटिल बी भी कहते हैं। और बहुत छोटी आकार की होने के कारण ये ज़्यादा समूह में नहीं रहते, अर्थात ये ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होती है। और
साइज़ को छोटा होने के कारण, क्योंकि इनका छत्ता बहुत छोटा होता है, तो ये बहुत कम मात्रा में शहद का निर्माण करती हैं, जबकि डॉर्सेटा का जो हाइव होता है, छत्ता होता है, उससे लगभग 25 किलोग्राम तक शहद भी प्राप्त हो जाता है, जबकि एपिस फ्लोरिया का जो हाइव है वो बहुत छोटा होता है। और एपिस इंडिका जो कि सबसे कॉमन हनी बी होती है, जो बड़े बड़े पेड़ आदि में या जंगलों में पाई जाती है, और ये एपिस डॉर्सेटा से छोटी परंतु एपिस फ्लोरिया से बड़ी होती है, और मोटे तनों आदि में ये अपने छत्ते बनाती हैं, और इनके छत्ते से लगभग 3 किलोग्राम तक शहद जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब अगर हम सामाजिक संगठन देखें तो एक कॉलोनी में जो पाए जाते हैं इंडिविजुअल या जितने भी बीज पाई जाती हैं, उनमें बहुत स्पष्ट रूप से श्रम विभाजन यहाँ देखने को मिलता है। कार्य का विभाजन बहुत अच्छे से होता है, और इस आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के इंडिविजुअल होते हैं, जिनमें कि फर्टाइल फीमेल अर्थात जननक्षम फीमेल्स होती, मादाएं होती हैं, जिन्हें कि क्वीन या रानी कहा जाता है, और कुछ फर्टाइल मेल्स होते हैं जिन्हें ड्रोन कहा जाता है, और बंध्य फीमेल्स या बंध्य मादाएं होती हैं जो कि वर्कर्स होती हैं। अब ये वर्कर्स अपनी विभिन्न कार्य या श्रम विभाजन के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। साइज़ के आधार पर अगर हम देखें तो क्वीन बी अपेक्षाकृत सबसे बड़ी होती है आकार में, और जो एब्डोमेन है वो वर्कर और ड्रोन से बहुत बड़ा होता है। सेगमेंट्स उसमें लगभग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओवरी की उपस्थिति के कारण या उसकी एनलार्जमेंट के कारण ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो अगर हम एक छत्ते में देखें तो लगभग 90% तो उसमें होते हैं वर्कर्स, और सामान्यतः एक छत्ते में एक ही हनी बी होती हैं और कुछ ड्रोन्स होते हैं। ड्यूटीज़ अगर हम देखें वर्कर्स की, तो जब तक वो हाइव में रहते हैं तो इनका मुख्य भोजन जो होता है वो होता है कि जितने भी लार्वा या प्यूपा हैं उनको फीड कराना, उनकी देखभाल करना, जो हाइव हैं या जो कॉम्ब हैं उनकी सफाई करना, फैनिंग करना, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, बाहर जाने लायक हैं, तब मुख्य रूप से उनका जो कार्य होगा वो होगा फूड कलेक्शन, या फिर नेक्टर या जो रस है, फूलों का रस, वो लेकर आना, वैक्स का स्त्रवण करना आदि इनके मुख्य कार्य हो जाते हैं। क्वीन जो होती है वो सामान्यतः देखने में या आकारिकी में वर्कर्स के समान है, परंतु साइज़ बहुत बड़ी है, जैसा कि अभी चित्र में आपको दिखाया था। परंतु इनके पास में पॉलन बास्केट नहीं होती है, और विंग्स भी क्योंकि फोल्डेड होते हैं, तो ये पॉलन गैदरिंग का या बाहर का कोई भी कार्य नहीं करती हैं। ना ही इनमें वैक्स ग्लैंड्स होती हैं, तो ये वैक्स सिक्रीशन का कार्य भी नहीं करती हैं। मैंडिबल्स उपस्थित होते हैं, एंटीना में 12 जॉइंट्स होते हैं, और स्टिंग होता है जो कि सामान्यतः जो रानी मधुमक्खी होती है अपनी विपक्षी मधुमक्खी या किसी दूसरे छत्ते की मधुमक्खी को ये दंश के लिए काम में लेती है, और एक दंश टूटने या एक डंक टूटने के पश्चात दूसरा भी उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात आते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स जो हैं वो एक कॉलोनी में बहुत ही कम संख्या में होते हैं, और ये फर्टाइल मेल्स होते हैं, और इनका जो निर्माण होता है या इनका जो डेवलपमेंट होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स से होता है। और जो इनका एंटीना होता है, जहाँ क्वीन की एंटीनी अपेक्षाकृत छोटी होती है, 12 जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर इनमें 13 जॉइंट्स होते हैं। अतः और जो आइज़ होती हैं वो होलोप्टिक आइज़ होती हैं, जो कि बहुत बड़ी साइज़ में बड़ी होती हैं, और फ्रंटल जो क्षेत्र या शीर्ष का अग्रभाग जो होता है वो लगभग हासित होता है या रिड्यूस होता है। इनमें स्टिंग या दंश नहीं पाया जाता है।
अगर हम लाइफ साइकिल देखें या लाइफ हिस्ट्री देखें हनी बी की, तो पॉपुलेशन अगर एक हाइव में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब पुरानी मधुमक्खी कुछ वर्कर्स को अपने साथ में लेकर नई कॉलोनी बनाने के लिए वहाँ से चली जाती है। पुरानी क्वीन या रानी मधुमक्खी के जाने के पश्चात छत्ते में एक नई रानी मधुमक्खी को तैयार किया जाता है, और इसके लिए जो लार्वी होते हैं या सेलेक्टेड, उनको उनमें से एक स्वस्थ लार्वी को सेलेक्ट करके उसे स्पेशल फूड पे रख दिया जाता है, स्पेशल फीड पे रख दिया जाता है, जिसे कि क्वीन जेली भी कहा जाता है। और वो अन्य लार्वी की अपेक्षा बहुत अधिक साइज़ में बड़ी हो जाती है, और इसके पश्चात वो रानी उस हाइव को कंट्रोल करती है। अब जब नई रानी मैच्योर हो जाती है, वह कुछ ड्रोन्स को लेके नप्शियल फ़्लाइट पे चली जाती है, और जो कॉपुलेशन है वो हवा में होता है, और उसके पश्चात जो नई रानी होती है वो अपने पुरानी कॉलोनी में वापस आ जाती है और एग ले करती है। यहाँ पर प्रत्येक कॉम में वो एग ले करती हैं, फर्टिलाइजेशन के पश्चात एग लेइंग करती है। अगर फर्टिलाइज्ड एग्स हैं तो उनमें 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड एग्स में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, और फर्टिलाइज्ड या निषेचित जो एग्स होते हैं उनमें 32 या डिप्लॉयड अवस्था होती है, द्विगुणित अवस्था। जो हेप्लॉइड होते हैं उनसे फर्टाइल ड्रोन्स बनते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वर्कर, जो कि स्टेराइल फीमेल है, वो बनते हैं फर्टाइल या निषेचित अंडों से, जिनमें कि 32 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लाइफ हिस्ट्री में अगर हम देखें तो रानी मधुमक्खी जो होती है सामान्यतः प्रत्येक जो चैम्बर होता है या ब्रूड सेल होता है उनमें एक एग ले करती है। ये एग जो होते हैं ये नीचे वॉल से जुड़े रहते हैं या उनसे चिपक जाते हैं। एग्स के पश्चात लार्वा निकलता है, और लार्वा को प्रोटीन जेली दी जाती है। उसके पश्चात लार्वा से प्यूपा का निर्माण होता है, जो कि अपने चारों तरफ प्यूपेशन के द्वारा कोकून का निर्माण कर लेता है, और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के पश्चात में प्यूपा को काट के एक यंग बी बाहर आ जाती है। अब कार्य के आधार पर जो फ्रेशली इमर्ज्ड यानी कि बिल्कुल जो नए वर्कर्स बाहर आते हैं या यंग बीज बाहर आती हैं, प्रारंभ में उन्हें जो कार्य किए दिए जाते हैं उनमें मुख्य ड्यूटीज़ या जो कार्य होते हैं वो बाकी जो बीज हैं, डेवलपिंग बीज हैं, उनकी देखभाल करना, और जो इनकी संप्रेषण भाषा होती है जिसे हम डांस कहते हैं, टेल वैगिंग डांस है या सर्किल डांस है, उनकी पहचान करके भोजन की दिशा का अनुमान लगाना, ब्रूड सेल्स की देखभाल करना, उनकी क्लीनिंग करना, छत्ते की टूट फूट की मरम्मत करना, वैक्स के द्वारा कैपिंग करना, और कॉम की रिपेयर करना। और जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, तब बाहर के कार्यों में मुख्य रूप से पॉलन ग्रेन्स या नेक्टर को कलेक्ट करना, फूलों का रस जो है उसे कलेक्ट करके लाना, छत्ते की रखवाली करना जो कि सोल्जर बीज करती हैं, जिनमें कि मैंडिबल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, डंक विकसित होता है, एयर कंडीशनिंग करना जो कि लगातार पंखों को हिलाकर हवा करके फैनिंग करती हैं और छत्ते के तापमान को बनाए रखती हैं, और जो शहद है उसका निर्माण करना। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो क्वीन, वर्कर और ड्रोन, इनकी लाइफ साइकिल या लाइफ स्पेन जो होता है, जीवन यापन भिन्न भिन्न होता है। जैसे क्वीन 16 डेज सबसे कम अवधि की होती है, उसका लाइफ स्पेन। जो मेचुरेशन या डेवलपमेंट पीरियड है वो 16 डेज़ का होता है, वर्कर का 21 डेज़ का होता है, और ड्रोन का 24 डेज़ का। यहाँ पर जो क्वीन है उसका प्यूपा सर्वप्रथम विकसित होकर बाहर आ जाता है, या यंग बी के रूप में बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे स्पेशल डाइट या रॉयल जेली पर रखा जाता है। जबकि ड्रोन जो है वो डेवलपमेंट में या मेटामॉर्फोसिस में सबसे अधिक समय लेते हैं, लगभग 24 दिन का।
ये इस डायग्राम में नीचे चैम्बर्स दिखाए हुए हैं जिनमें एग, लार्वा और प्यूपा की स्थिति है और ये क्वीन है। एब्डोमिनल टिप इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रही है और ड्रोन और वर्कर्स। एक और कैरेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरी बॉडी जो है उस पर स्मॉल हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एपीडी का एक विशिष्ट लक्षण होता है एपीडी फैमिली का, कि जो इसके इंडिविजुअल्स होते हैं उनके देह पर प्रत्येक खंड पर छोटे छोटे रोम सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये छत्ते में कॉम्ब्स हैं जिनमें कि विभिन्न अवस्थाएं दिखाई गई हैं। एक हाइव में अगर हम देखें तो हाइव जो होता है वो छोटे छोटे हेक्सागोनल चैम्बर्स का बना हुआ होता है और मुख्य रूप से इसमें रेजिन और गम जो कि पौधों से इकट्ठा करके लाया जाता है से इसका निर्माण होता है। और वैक्स जो कि वैक्स ग्लैंड होती है बीज के अंदर, उनसे इनको कैपिंग कर दी जाती है, सील कर दिया जाता है। जो रानी मधुमक्खी का जो सेल होता है या जिसे हम क्वीन सेल कहते हैं, वो अपेक्षाकृत बाकी सबसे बहुत बड़ा होता है और हमेशा जो कॉम है या हाइव है वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है। जितनी भी उसमें बीज होती हैं वो चारों तरफ उसको कवर करके रखती हैं या गार्ड करती हैं, गाइड करती हैं, ताकि उस पर जो एनिमीज़ हैं या दुश्मन हैं, प्रीडेटर जो कि मुख्य रूप से होती हैं बर्ड्स, हॉक मोथ, या फिर अगर कोई उनमें इन्फेक्शन हो गया है वो हो सकता है, या फिर विभिन्न प्रकार के जो वैस्प या ततैये हैं वो भी इनको अटैक करते हैं। तो इन सब से उनको बचाने के लिए वैक्सिंग करके या कैपिंग करके या फिर जो सोल्जर्स हैं वो अपने हाइव को गार्ड करते हैं। तो इस प्रकार से मधुमक्खी में प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर या एक बहुत ही सुनिश्चित श्रम विभाजन द्वारा छत्ते की देखभाल की जाती है। नए जो यंग बीज हैं उनका ध्यान रखा जाता है और श्रम विभाजन इनमें देखने को मिलता है। पीडीएफ फॉर्म में बच्चों ये नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप कॉपी डाउन कर लेना। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल ईयर में इसको कंटिन्यू करते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।